अस्सलामुअलैकुम। होप सो एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज हमारी जो बिल्कुल फाइनल वीडियो है वो होने वाली है। ये थोड़ी सी लेंथी बनाने का मैंने सोचा था, बट मैं कोशिश करूँगा जल्दी वाइंड अप करूँ, बट स्टिल ये पुरानी वीडियो से थोड़ी लेंथी हो सकती है। ठीक है, तो एक सेकंड। अच्छा अच्छा, ये जो एरोज़ हैं इनको बस इग्नोर करना। ये बेसिकली मैं अभी इस पे ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट करके चेक कर रहा था कि मैंने कहा वीडियो के ऊपर पेपर ट्रेड से लाइव ट्रेड करके दिखा दूं, बट ये ट्रेड मैंने अपने फ़ोन से अभी भी एग्जीक्यूट की हुई है। तो वीडियो के एंड पर अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं ये वीडियो अटैच कर दूंगा साथ। अगर अटैच करना पॉसिबल ना हुआ तो यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स में अपनी वीडियो डाल दूंगा इसी ट्रेड के ऊपर कि उसका क्या रिजल्ट बना। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम ये करने वाले हैं कि बेसिकली हाउ टू ट्रेड। एक अगर बिगनर बंदा मेरी प्लेलिस्ट के साथ शुरू से चल रहा है तो अब हाउ टू ट्रेड। अच्छा, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी दैट वाज बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसके अंदर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा था और चार पैटर्न सीखे थे। रैली, बेस, रैली। एक सेकंड मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि इजी रहे थोड़ा। ये वीडियो बस सुकून से देखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी वीडियो है। पहला पैटर्न हमारा था वो था रैली बेस रैली, जो बेसिकली कुछ इस तरह का पैटर्न होता है, रैली बेस रैली। दूसरा पैटर्न हमारा जो था दैट वाज रैली बेस ड्रॉप, इस तरह का। तीसरा जो हमारा पैटर्न था वो था ड्रॉप बेस रैली। ओके, और जो हमारा चौथा पैटर्न था दैट वाज ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, अच्छा, इसके अंदर ये हमारे चार पैटर्न्स होते हैं। मार्केट जब इस तरह के पैटर्न्स बनाती है तो हमने क्या करना होता है, हमने बेस को मार्क करना होता है। बेस को मार्क कैसे करना है ऑब्वियसली सबको पता है, ये हमारी बेस होती है। ठीक है, रैली बेस रैली। बेस बनेगी तो ट्रेड नहीं ले लेनी, रैली बेस रैली बस हमने अपना मार्क करना होता है। उसी तरह सेम गोज़ विद दिस, इसके अंदर हमारी बेस ये होती है, ये रैली बेस ड्रॉप। और ये इसके अंदर हमारी बेस ये होती है ड्रॉप बेस रैली। इसके अंदर हमारी बेस ये होती है, और हमने मार्क करके छोड़ देना होता है। जब मार्केट घूम फिर आके वापस बेस में आती है तो हमने कंफर्मेशन देख के ट्रेड करनी होती है। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा ये क्लीन अप कर लूँ। अच्छा, एक सेकंड मैं फ़ोन खोल के देख लेता हूँ साथ साथ टोटल वीडियोस जो हैं, तो हर चीज़ की रिवीजन होती रहे साथ साथ। दूसरी वीडियो थी व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट आर ट्रेंड लाइंस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबको ही पता होगा कि जब मार्केट इस तरह से करती है, कि मार्केट जो है रेंजिंग पीरियड में चली जाती है इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ये फॉर्मेशन हो जाती है मार्केट की। तो इसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है उसी को रिस्पेक्ट देते हुए इस तरह जा रही होती है। एक सेकंड बस। ओके, अच्छा, ये समझे ये चार्ट्स हैं हमारे। ये चार्ट से मेरा कहने का मतलब है ये कैंडल स्टिक्स हैं और मार्केट ऐसे फंसी हुई है एक जगह पे, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह कर रही है ना, ऐसे 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 ऐसे, अगर वो इस तरह भी कर रही है ना, दैट टू इज़ अ रेंजिंग मार्केट, और वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। क्योंकि पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं बनता ट्रेडिंग में, तो पिक्चर परफेक्ट के पीछे कभी भी नहीं जाना आपने। बेशक आपकी बेस हो, ये हो, वो, हाँ, पिक्चर परफेक्ट जो चीज़ बनती है वो कभी कभी बनती है तो वो अच्छी होती है, लेकिन अगर ना भी बन रही हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा क्या था, लेट मी चेक दैट टू। हाउ टू ट्रेड, व्हाट आर टाइम फ्रेम्स। अच्छा, टाइम फ्रेम्स के बारे में मैंने बताया था कि हमारे पास अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं। अगर MT5 के अंदर जाएँ तो उसके अंदर इधर से ज़्यादा टाइम फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह वहाँ पर H6 भी आ जाता है, H8 भी आ जाता है, H12 भी आ जाता है। ठीक है, मिनट्स के अंदर भी आएगा, 20 मिनट का भी टाइम फ्रेम है, M20 भी होता है वहाँ पर, और भी बहुत से, M12 भी होता है, M6 भी होता है। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये कुछ कम होते हैं टाइम फ्रेम्स। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू और MT5 का आपस में रिलेशन ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपने चार्ट का एनालिसिस करते हैं और MT5 के ऊपर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों ने आपको एक ही चार्ट दिखाना है जो चीज़ का चार्ट आप खोलेंगे। अगला टॉपिक क्या डाला था मैंने, अगला टॉपिक था चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ये जितनी आपको अच्छी होगी उतनी आपकी होल्डिंग अच्छी होगी। ये मार्केट ने हाई बनाया, ये लो बनाया,
अगला हाई इस हाई से ऊपर बनाया, और अगला लो जो बनाया वो इस लो से ऊपर बनाया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है कि वो हायर हाइज बना रही है, ये हाई से ये वाला हाई हायर है, तो हायर हाइज और हायर लोस, कि ये वाला जो लो है ये इस वाले लो से ऊपर है। और अगर हम इसको अपोजिट कर दें तो लोअर लोज लोअर हाइज वो भी सेम टू सेम चीज़ होती है। और जब मार्केट ऐसे जाते जाते, फॉर एग्जांपल मार्केट ये कर देती है कि मार्केट ऐसे नीचे आ जाती है, तो फिर ये हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था अब ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया पूरा का पूरा, कि अगर बुलिश ट्रेंड जा रहा था अब ट्रेंड की बहुत चांसेस हैं कि वो बेरिश हो जाए, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जो लोअर लो था इधर के बाद हायर हाई के बाद मार्केट को लोअर लो बनाना था और दोबारा हायर हाई, लेकिन मार्केट ने नहीं बनाया और मार्केट नीचे चली गई, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें डिफाइंड है। और अगर गिरती हुई मार्केट में देखना है तो वो सेम चीज़ होगी कि नीचे जा रही है नीचे जा रही है ऊपर चली गई, ठीक है। इसके बाद था हाउ टू सेट टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। देखिए टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पे हम आगे आते हैं, और इसके अलावा फंडेड अकाउंट्स था। अच्छा, चलें आज मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है वो किस तरह की हुई है और उसके अंदर क्या सीन है टोटल। ये बेसिकली टाइम तो नहीं है मेरे लिए, मतलब ट्रेड करने का। मैं ज़्यादातर न्यूयॉर्क सेशन को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वॉल्यूम आता है उस टाइम के ऊपर। तो बहुत से लोगों को नहीं पसंद कि उनसे ट्रेड नहीं होती उस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन में, वो कहते हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है और हमारे एसएल बढ़ जाते हैं। बट आई पर्सनली लव न्यूयॉर्क सेशन, कि उसके अंदर आपका एसएल लगना है, एसएल लगेगा, टीपी लगना है, तो आप अच्छा टीपी ले सकते हैं छोटे टाइम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या था, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो हमारे पास रफली, ओ सॉरी, रफली हमारे पास ये एरिया था और नीचे हमारे पास ये एरिया था। दिस वाज काइंड ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसके अंदर मार्केट फंसी हुई थी। मैं इसको यहाँ भी रख सकता था। अब आप कहेंगे मैंने इसे ऊपर क्यों रखा, क्योंकि देखिए मेन लेवल था हमारा ये वाला तकरीबन, ठीक है, ये हमारा मेन लेवल था। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। जैसे यहाँ पर ये कर लेते हैं कि ये बड़ा वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इसके अंदर दोबारा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर इसके अंदर इस तरह भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती रहती है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। लेकिन बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी ये थी जिसमें मार्केट फंसी रही। मार्केट निकली इधर से ऊपर, ये जो हमारा मेन लेवल था ये वाला, इस लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गई। जब एक लेवल को तोड़ के निकलती है ना तो वापस उसी लेवल को रीटेस्ट करने आती है मार्केट, मतलब निकल गई है तो नीचे आएगी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये हमारी सपोर्ट बन जाती है। तो अब नीचे आई ये सपोर्ट के ऊपर, अब दोबारा ऊपर जाएगी, और ऊपर जब जाएगी तो हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होपफुली ये वाला लेवल होगा, ठीक है। अच्छा, मार्केट ऊपर आई, मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस चल रहा था, मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट निकल गई ऊपर, ऊपर निकल गई है, तो अब ये वाली जो सपोर्ट है ना ख़त्म हो गई, अब अभी के लिए ख़त्म हो गई, अभी के लिए हमारी मार्केट इधर है। तो हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस थी ये हमारी सपोर्ट बन गई है, जो नीचे सपोर्ट थी ना अब यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है, और ये ऊपर वाला जो लेवल है ना ये हमारी रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए, ऐसे, ओके। ये देखें ये हमारी सपोर्ट बन गई है, अब ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है। तो अब सपोर्ट पे मार्केट आई है, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की है मैंने। अब मैं दिखाता हूँ मैंने क्या देख के ट्रेड एग्जीक्यूट की है। बहुत से लोग क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी के अंदर जो है इस चीज़ में परेशान होते हैं कि यार कंफर्मेशन कैसे लेनी है। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ, राइट। ये हमारी सपोर्ट का लेवल भी है कि यहाँ पर सपोर्ट बनी हुई थी हमारी, ठीक है। सपोर्ट के अलावा अगर मैं मार्क करता चलूँ तो मार्क कहाँ से होगा, हाँ, टू बी वेरी प्रिसाइज तकरीबन यहाँ से ये हमारा क्या बन रहा है, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, और यहाँ पर रैली बेस रैली, मतलब ये हमारी बेसिस बन रही हैं, ठीक है। प्राइस आई यहाँ पर। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ 1 मिनट के अंदर। अच्छा, देखिए प्राइस, मैंने आपको जो बात बताई कि प्राइस कितने मज़े से आ रही है ना, कि प्राइस वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन यहाँ से ना कंटिन्यू नहीं कर पाई, यहाँ आके प्राइस को रोक दिया जैसे कोई स्पीड ब्रेकर था, ठीक है।
ये जो स्पीड ब्रेकर था ना, ये बेसिकली हमारी बेस थी, और हमारी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुकी है वो यही स्पीड ब्रेकर था। आम लफ्ज़ों में अगर कहें तो सिंपली हमारी बेस थी। जब प्राइस ऐसे आएगी ना, तो आपने विक का वेट करना है। अगर आपको 10/10 की कंफर्मेशन चाहिए, ये एक विक मिल गई है आपको, दैट इज़ मोर देन इनफ। बेशक आप यहाँ से इंटर हो जाएं, बेशक आप यहाँ से इंटर हो जाएं, बेशक आप यहाँ से इंटर हो, बेशक आप यहाँ से इंटर हो, तो हर तरह से परफेक्ट था। एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस बेस के नीचे होता है। ये विक आई है, विक आने के बाद आपने एंट्री ले ली, तो आपका स्टॉप लॉस वैसे ही बेस के नीचे है, स्टॉप लॉस आपका लगा ही नहीं है पूरा। जो मार्केट अभी रेजिस्टेंस दे रही है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, जो यहाँ पर रेंजिंग पीरियड चला है उसमें स्टॉप लॉस तक गई ही नहीं है प्राइस। स्टॉप लॉस होता है बेस के नीचे। हार्ड इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, आई गेस 60 पिप्स का बन रहा है। यस, अगर आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो 60 पिप्स का एसएल बनता। मैंने पर्सनली ये ट्रेड कहाँ से ली है, लेट मी टेल यू गाइस। मैंने पर्सनली ये ट्रेड ली है 21 से, अराउंड हेयर आई गेस। और अभी सेफ होने के लिए जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी तो मैंने अपना एसएल रखा था 10 के ऊपर। 100 या 110 पिप्स का एसएल रखा था कि मैं देख लूँ ब्रेकआउट होता है या नहीं। बिकॉज क्या पता दोबारा लिक्विडिटी लेने आती मार्केट नीचे, बट मार्केट ऊपर चली गई है। तो अभी के लिए मैंने अपना एसएल यहाँ पर इस जगह पर रफली ट्रेड किया हुआ है। और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो फिर मैं अपना एसएल ब्रेक इवन करके फर्दर इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। लेकिन ट्रेंड बेरिश है तो बड़े टाइम फ्रेम्स पे मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, ये ट्रेड मैंने कैसे ली कि मैंने बेस मार्क की, प्राइस आई, वॉल्यूम के साथ आ रही है, लेकिन प्राइस यहाँ आके थक गई है। देखें ये विक्स देना शुरू हो गई है, ठीक है, विक्स दे रही है प्राइस। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करूँ, जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये जो बेसिकली ये जो गंद हुआ है ना, मतलब ये जो रेंजिंग मार्केट बनी है, इसका यही मतलब है। देखें प्राइस फटती भी नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ आके रुक गई। यहाँ के प्राइस क्यों रुकी है, यहाँ के प्राइस इसी वजह से रुकी है कि यार यहाँ पर हमारी बेस थी और हमारी सपोर्ट थी, तो प्राइस इस लेवल को नहीं तोड़ पाई। जब प्राइस ऐसे विक्स देना शुरू हो जाए और होल्ड करना शुरू हो जाए, ऐसी फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कि विक दे के होल्ड कर रही हो, रुक रही हो, थक रही हो, ये गंद बन रहा हो, जो भी कहें इसको आप, तो हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रेड को होल्ड कहाँ तक करना है, देखें सबसे पहला लेवल जो हमारे पास आता है ना, हमारा सबसे पहला लेवल बनता है रफली ये वाला। इस जगह तक आप इस ट्रेड को आराम से होल्ड कर सकते हैं, एंड आई रियली मीन इट, के बिल्कुल आराम से होल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी ड्रॉप बेस ड्रॉप बन रही है, और ड्रॉप बेस ड्रॉप होती है, मार्क करते हैं तो वो सेलिंग के लिए होती है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगी, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी जाए और उसके बाद फर्दर ड्रॉप ले ले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी इस हफ्ते मैंने पर्सनली भी अभी तक आई गेस सीपीआई ट्रेड की थी, सीपीआई के अलावा कुछ नहीं किया था। और सीपीआई में जो गंद हुआ है वो आप सबको ही पता है, बायर्स भी लिक्विडेट हुए हैं, सेलर्स भी लिक्विडेट हुए हैं। मैं कम्युनिटी वालों की बात कर रहा हूँ, हम लोग तो बच गए थे बिकॉज हमें पता था क्या करना था। अच्छा, हम इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते थे, मतलब कर सकते हैं अगर ये वाला लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने से मेरा मतलब ये है कि यहाँ से आए प्राइस ऊपर, यहाँ पर आके अगर थोड़ी सी नीचे भी आ जाए, क्योंकि ये हमारा एक लेवल है जिसको तोड़ना मुश्किल हो सकता है, अगर यहाँ से आके नीचे भी आ जाए तो वापस ऊपर चली जाए। अगर यहाँ से ऊपर चली गई तो यहाँ तक होल्ड आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये ट्रेड अगर चले तो ये हमारी रफली बनती है 43, 21, 43, 59। एक सेकंड कैलकुलेशन करने दें, 31, 41, 51, 61, मतलब 380 से 390 पिप्स तक की ये ट्रेड बन सकती है हमारी, अगर ये पूरी की पूरी चल गई। बट स्टिल मैंने अभी सिर्फ ये दिखाना था कि कंफर्मेशन और ट्रेड लेते कैसे हैं। ये ना भी चली, फेल भी हो गई, तो वैसे भी एसएल ब्रेक इवन कर दूंगा मैं। अच्छा, एसएल ब्रेक इवन क्या होता है, अगर वो टर्म किसी को नहीं पता, उसमें ये होता है कि हम अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देते हैं कि अगर प्राइस नीचे भी आ जाए तो हमारा $0 का लॉस होता है, ठीक है। ये बेसिकली करके दिखाने का मतलब बस ये था कि मैं आपको बता सकूं कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है, तो दैट्स इट। आई गेस हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, बिकॉज आपने ट्रेड ऐसे ही एग्जीक्यूट करनी है कि आपने बेस मार्क करनी है, प्राइस आएगी, प्राइस आके जो है विक्स देगी, विक्स देना शुरू हो जाएगी तो आपके पास कंफर्मेशन आ गई है। विक्स दे के होल्ड करे ऐसे जैसे रुक गई है, तो आपके पास कंफर्मेशन आ गई है। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो अभी मुझे जो लग रहा है यहाँ तक तो आराम से आती है प्राइस, नहीं तो मतलब अगर हम वेरी सेफ जाएं तो ये 35 तक 100% आएगी इंशाल्लाह। 35 तक
आने के बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 60 का। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो थी, हाउ टू ट्रेड एंड दैट्स इट। मुझे चेक करने दें कितनी देर की बनी है। ओह, मुझे लगा घंटे की बनाऊंगा, बट ये तो 15 मिनट में ही मुक गई। अच्छा, मुझे एक सेकंड फ़ोन देखने देंगे कोई चीज़ रह तो नहीं गई। एक सेकंड। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। अच्छा, देखिए अभी कोई चीज़ उस तरह से रह तो नहीं गई, बट स्टिल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करता हुआ चलूँ और मैं कोई एक बात करना चाहूँ वैसे ही आप लोगों से, कि मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को कि मैंने अभी तक क्या देखा है कि अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी जो हैं कम्युनिटी से मेरे पास आते हैं, जिनको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि दो ही लड़के ऐसे हैं, वैसे बेसिकली एक ही लड़का ऐसा है हमारी कम्युनिटी का जो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता है माशाल्लाह। एंड आई गेस ही इज़ फ्रॉम कराची, बस उसके एक दो इशूज़ रह गए हैं जिसकी वजह से उसकी ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो पा रही। देखिए आपने ट्रेडिंग के अंदर ना अपना रूल रखना है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपका ओवर ट्रेडिंग, ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं मार्केट को देखता हूँ, मार्केट को समझता हूँ, अगर मार्केट मेरे टाइप की है मैं ट्रेड करूँगा, अगर मार्केट मेरे टाइप की नहीं है मैं नहीं ट्रेड करूँगा। बेशक मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पे आउट की ज़रूरत है, मुझे जो मर्ज़ी करना है, अगर मार्केट मेरे टाइप की नहीं है मैं नहीं ट्रेड करूँगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर मैंने एक ट्रेड की है अभी तक, वो भी सीपीआई वाली, उसके बाद आज दूसरी ये एग्जीक्यूट की है, जबकि अभी टाइम देखें 8:43 पीएम, ये बेसिकली एएम है, सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, और मैंने सुबह के 8 बजे ट्रेड ली है एक, जबकि ये मेरा टाइम भी नहीं है ट्रेड करने का, बट स्टिल वीडियो के लिए मैंने एक ट्रेड ली हुई है अभी। तो और पिछले हफ्ते की अगर बात करें, पिछले हफ्ते के अंदर मैंने कोई 8 या 10 ट्रेड्स लिए हैं, और आई गेस उनमें से मिनिमम 7 का टीपी हिट हुआ है, और बाकी 3 भी ब्रेक इवन हिट हुए हैं, तो पिछले हफ्ते में अच्छे प्रॉफिट में था। तो मार्केट को आपने समझना है और अपना रिलेशन मार्केट के साथ एक डिफ़ाइन करना है, एक रिलेशन समझना है जो आपको टाइम के साथ समझ आएगा कि यार आपने, आपको पता होना चाहिए कि कब आपने ट्रेड करना है, कब आपने ट्रेडिंग करनी है, कब आपने नहीं करनी। ये नहीं कि आप रोज़ ही ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग के अंदर ऐसे नहीं होता कि अगर आप एक प्रोफेशनल भी बन जाएंगे तो आपके प्रॉफिट लगेंगे। यार हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे भी स्टॉप लॉस लगते हैं, हमारे भी लॉस होते हैं, हमारे भी फंडेड अकाउंट्स उड़ जाते हैं, सीधी सी बात है। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर ना आप हायर हाइज और लोअर लो, वो सॉरी, हायर हाइज और हायर लोज बना रहे होते हो। ठीक है, मैं समझाता हूँ ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है। एक ट्रेडर की लाइफ जो है ना वो इस तरह से होती है। अच्छा, कि अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, मतलब जब वो प्रॉफिटेबल हुआ वो यहाँ पे था, वो ऊपर जाएगा लेकिन दोबारा नीचे आ जाए। ओह सॉरी यार, मेरी बिल्ली एकदम से टेबल पे आ गई, मैं डर गया। जाओ। अच्छा, तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हुए हो ना, आप ऊपर जाओगे लेकिन आप फिर नीचे आओगे, फिर आप दोबारा ऊपर जाओगे लेकिन आप फिर नीचे आओगे। लेकिन एक चीज़ नोट करोगे कि यार जहाँ से स्टार्ट किया था ना, नीचे जब भी आता हूँ उधर से ऊपर ही होता हूँ। ठीक है, तो ये एक ट्रेडर की लाइफ होती है, और ये चीज़ आपने समझनी है, और आपने एसएल को एक्सेप्ट करना सीखना है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ भाई, टीपी टेक प्रॉफिट उनके लग रहे हैं या प्रॉफिट हो रहा है तो गुड सीन है। ए थोड़ा सा लॉस शुरू होगा, ट्रेड कट कर देंगे या ट्रेड को बहुत होल्ड करेंगे, और एसएल लगेगा तो ओवर ट्रेडिंग करना शुरू हो जाएंगे। देखें, आपके नंबर ब्लू आए हैं प्रॉफिट में या आपके नंबर रेड आए हैं लॉस में, आपको ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। आपने अपने रूल्स नहीं तोड़ने। रूल्स होते हैं, आपने अपना, देखें, या तो आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखना है या विन रेट। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा विन रेट जो वर्स्ट डेज होते हैं ना, तो उनके अंदर मेरा विन रेट चला जाता है 35-40%। बट उनके अंदर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फिर ज़्यादा हो जाता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू हो जाता हूँ उन दिनों में होल्ड करने वाली। तो मेरा मिनिमम 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। लेकिन वैसी ट्रेड्स मुझे, अगर कोई बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, हफ्ते में एक मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह का मेरा पिछला हफ्ता गुजरा है, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ फ्राइडे, फ्राइडे 4 अगस्त, यस,
जश्न आज़ादी। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले हफ्ते के अंदर मैंने जो भी ट्रेडिंग की है वो सारी क्विक ट्रेड्स थी, कि मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इतनी देर होल्ड करके मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया था पिछले हफ्ते के अंदर, एनएफपी में भी और एनएफपी के अलावा भी। ठीक है। लेकिन इस हफ्ते नहीं की मैंने ट्रेड। मैंने क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पता था ये मार्केट मेरे लायक नहीं है अभी, मतलब इस तरह की मार्केट में मैं ट्रेड नहीं कर सकता। हो सकता है अभी कोई और धड़ाधड़ ट्रेडिंग कर रहा हो कि ये मार्केट उसको सूट करे, लेकिन मुझे ये वाली मार्केट अभी की जो है ये सूट नहीं कर रही। अच्छा, हम आते हैं अब अपनी बात के ऊपर कि यार विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिकली होता क्या है। विन रेट होता है कि आपकी अगर 100 के अंदर से आपकी 50 ट्रेड्स विन हो रही हैं, 50 लॉस में जा रही हैं, आपका 50% विन रेट है। 60 विन हो रही हैं और 40 लॉस में जा रही हैं, तो आपका 60% विन रेट है। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड हमारी मेन चीज़ होती है, वो ये होती है कि देखो, अगर इस ट्रेड का एसएल लगेगा ना, तो मुझे लॉस होगा 0.1 की लॉट के साथ, तकरीबन $100 का। लेकिन अगर इस ट्रेड का टीपी लगेगा ना यहाँ पर, रफली एक सेकेंड, यहाँ पर, तो मुझे प्रॉफिट होगा $220 का। समझे मेरी बात? थोड़ा सा अब इसको समझना है आपने, कि ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और आपका टेक प्रॉफिट बड़ा हो, ताकि आपके अगर 5 स्टॉप लॉस भी बैक टू बैक लगें तो आगे 2 ट्रेड्स के अंदर वो 5 लॉस आपके रिकवर हो जाए। ये होता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है। और अगर आपका विन रेट कम है, उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने इतने फंडेड अकाउंट्स पास किए हैं, सर्टिफिकेट्स मेरे पास भरे पड़े हैं अपने सारे के सारे। 2-3 मैंने प्रिंट भी करवाए हैं। उसके अलावा ऑनलाइन मेरे पास अपने सारे फंडिंग पिप्स के डैशबोर्ड में, अल्फ़ा के डैशबोर्ड में तो इतने हैं मेरे पास। और आई गेस सबके अंदर मेरा विन रेट 60% से ऊपर कभी नहीं गया। और वर्स्ट मार्केट्स कंडीशन के अंदर, जो पिछले महीनों से चलती आ रही है, फर्स्ट से वर्स्ट मार्केट कंडीशन के अंदर मेरा विन रेट 32% भी था, लेकिन वो भी अकाउंट पास था और उस अकाउंट से भी मैंने अच्छे खासे पे आउट लिए हैं। तो विन रेट मेरे लिए मैटर नहीं किया कभी, क्योंकि मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर किया है। ठीक है। दैट्स इट। अब अगर हम मैं आपको एक फ़ाइनल बात कहूँ, अगर आपने प्लेलिस्ट पूरी देखी है, आपको सब आता है ना, आप सिर्फ अपने कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर लें, उसके बाद आपको जो ट्रेडिंग के अंदर अपना एज मिलेगा, आप पैसा छापेंगे, सीधी सी बात है। आपके रूल्स ये होने चाहिए यार, एक आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, कि अगर आपने एक ट्रेड ली है, उसके अंदर प्रॉफिट हो गया, आपने छोड़ दी, अगले दिन आपने एक और पहली ट्रेड ली है दिन की, लेकिन अगले दिन में ली है और उसमें लॉस हुआ है, तो आप दोबारा ट्रेड करना शुरू हो जाएं कि ये मैं आज ही रिकवर करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। यार दैट इज़ राइट बट ऑल्सो रॉन्ग फॉर बिगनर्स, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो ये चीज़ करके फिर अपने अकाउंट ही उड़ाते रहते हैं। मैं भी ये चीज़ बहुत करता था। तो ये चीज़ ओवर ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है आप लोगों ने, एटलीस्ट जब तक आपके पे आउट नहीं आते या आपके पास पैसा नहीं होता, ताकि आपके पास एक बैकअप हो के ओवर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना खोट है कि हाँ भाई आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अकाउंट उड़ गया तो मसला नहीं है। ओवर ट्रेडिंग, और दूसरी सबसे मेन चीज़ है आपकी रिस्क मैनेजमेंट। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो उस ट्रेड के अंदर ये सीन हो रहा है कि यार एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस $50 का पड़ा है, अगली में 100 का पड़ रहा है, किसी में 200 का पड़ रहा है। दिस इज़ नॉट द वे। हमारा सिंपल सा रूल है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको कोई अच्छी ट्रेड मिल रही है, कि मतलब ए प्लस सेटअप है, उसके ऊपर आपने फंडेड अकाउंट के ऊपर अकाउंट का 1% रिस्क करना है। ये मैं अभी फंडेड अकाउंट का बता रहा हूँ। फंडेड अकाउंट पे ए प्लस सेटअप पे आपने अकाउंट का 1% रिस्क करना है, कि अगर आपका $5000 का अकाउंट है तो $50 से ऊपर आपका एसएल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको एक गुड सेटअप मिल रहा है, कि नॉर्मल सेटअप है, जैसे अभी जिसके ऊपर हमने ट्रेड किया, दैट इज़ जस्ट अ गुड सेटअप। एक तरह से ए प्लस सेटअप भी कह सकते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं है कि मैं उस सेटअप को ए प्लस सेटअप डिफाइन करूँ। टाइम की वजह से दैट इज़ अ गुड सेटअप फॉर मी। तो गुड सेटअप पे आप रिस्क करेंगे 0.7%। 0.7% भी कर सकते हैं, 0.8% भी कर सकते हैं, 0.5% भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये कहूँगा कि गुड सेटअप के ऊपर आप 0.7% मिनिमम रिस्क करें अकाउंट का, फंडेड अकाउंट का। और अगर आपको एक रिस्की सेटअप मिल रहा है, जो सेटअप थोड़ा सा रिस्की है, तो रिस्की सेटअप के ऊपर आपने रिस्क करना है अकाउंट का 0.3%। समझ गए? अब ये चीज़ है हमारी फंडेड अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट में क्या होगा? ए प्लस सेटअप पे आपने रियल अकाउंट पे 10% रिस्क करना है अकाउंट का, कि अगर आपका $100 का रियल अकाउंट है तो आपने $10 का एसएल रखना है उस ट्रेड के ऊपर जो आपका ए प्लस सेटअप हो। अगर आपका गुड सेटअप है, उस पर आपने $7 का एसएल रखना है, अकाउंट का 7% रिस्क करना है अगर $100 का अकाउंट है।
अगर रिस्की सेटअप है तो उस पर आपने $3 का एसएल रखना है $100 के अकाउंट पे, अकाउंट का 3% रिस्क करना है, ठीक है। कि फंडेड अकाउंट पे 1% का 10% बन जाएगा, उधर रियल अकाउंट पे 0.7 का रियल अकाउंट पे 7% बनेगा, और 0.3 का 3% बनेगा। दैट्स इट। ये आपके रूल होने चाहिए, एक आपकी ओवर ट्रेडिंग ना हो, एक आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो, और थोड़ा सा मार्केट को समझें। चीज़ें पिक्चर परफेक्ट नहीं है, छोड़ दें। लूजिंग स्ट्रीक आ रही है, छोड़ दें। ये चीज़ें से आपका मूड नहीं ऑफ होना चाहिए, क्योंकि जो एक ट्रेडर होता है ना, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, बेशक आप किसी भी बंदे से पूछ लें जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, उस बंदे के इमोशंस नहीं होते जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। बहुत से लोग कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, इमोशन नहीं है। मैं जब नया नया आया था ना ट्रेडिंग के अंदर, प्रॉफिट देखता था खुश हो जाता था, लॉस देखता था तो अजीब सी तबीयत होती थी कि यार लॉस क्यों हो गया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन मेरा लॉस हो रहा है यार, अजीब डिप्रेशन होता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार वो जो इमोशंस है ना प्रॉफिट के, प्रॉफिट में मैं फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ और लॉस में डिप्रेसिव हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग इफेक्ट होती है। तो टाइम के साथ मुझे आदत हो गई, अब मेरा $1000 का भी प्रॉफिट होना तो चेहरे पे ज़्यादा से ज़्यादा एक स्माइल आ जाती है, या अंदर से थोड़ी सी इनर हैप्पीनेस, इनर पीस मिलता है। लेकिन वो नहीं कि मैं पागल हुआ हूँ। और अगर मेरा $1000 का भी ऐसे लग जाए ना पाकिस्तानी, जो 2,85,000 बनता है अभी के रेट के हिसाब से, तो मेरा लॉस होगा तो मैं पागल नहीं हो जाऊँगा लॉस हो गया है। मुझे होगा कि यार लॉस हो गया, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, दोबारा रिकवर कर लूँगा। ये नहीं कि अभी रिकवर करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता करके एक अच्छी ट्रेड की मार है, दोबारा रिकवर हो जाएगा। तो जब आप ये देखें ना आपका ट्रेडिंग से इंटरेस्ट उठ रहा है, तो समझ जाएं आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्द बनने वाले। क्योंकि मी एज अ पर्सनली मी एज अ ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है, तो मेरे अंदर अब इमोशंस ख़त्म कर दिए हैं ट्रेडिंग ने। और नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, रियल लाइफ के अंदर भी आई ओनली हैव इमोशंस फॉर दोज होम आई लव। सीधी सी बात है कि जो मेरे करीब हैं, सिर्फ उनको, उनके लिए मेरे पास इमोशंस हैं। इवन मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं कि यार अहमद तू अजीब बंदा है यार, मतलब तुझे ना किसी चीज़ का ये होता है कि दोस्त ये कर रहा है वो कर रहा है, ना तुझे कोई दुख होता है। अब मैं उनको नहीं समझा सकता कि यार बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये जो चार्ट्स हैं, इन्होंने मेरे इमोशंस डेड कर दिए हैं। हर उस बंदे के लिए जो मेरे लिए नॉर्मल है ज़िंदगी में। ऑब्वियसली यू हैव इमोशंस फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सिबलिंग्स एंड फॉर द वन यू लव, लेकिन बाकियों के लिए ना इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं ट्रेडिंग में, जो एक अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। वो मीम नहीं है, लो कॉर्टिसोल, पता नहीं क्या होता है, लो कोलेस्ट्रॉल या कॉर्टिसोल, आई गेस समथिंग लाइक दैट। तो ये बात होती है। और एक दफ़ा फिर बता दूँ, इमोशंस ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बहुत अजीब सा बंदा बन गया हूँ, ये वो। अच्छी चीज़ है कि पहले हर किसी के साथ इमोशंस होते थे, कोई नॉर्मल दोस्त होता था उसके साथ भी इमोशंस कनेक्टेड होते थे, उससे भी एक्सपेक्टेशंस होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक मेरा दोस्त होगा ज़िंदगी में, ठीक है, जो मेरा भाई है, उसका नाम है उमर, चलो बता देता हूँ, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अल्लाह उसे खुश रखे। तो उसके साथ मेरे इमोशंस कनेक्टेड हैं कि यार हाँ ये मेरा भाई है। उसके अलावा ऑब्वियसली सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड अगेन मोस्टली द वन यू लव, तो उनके अलावा इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं बंदे के अंदर। तो बस आज की जो वीडियो थी ये बस एक फ़ाइनल वीडियो थी, और कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। एंड आई होप सो कि जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह करे आप सब लोग बहुत जल्द प्रॉफिटेबल हो जाएं इंशाल्लाह। जो बातें मैंने कही आज की वीडियो में, जो पहले कही, बस उन चीज़ों को थोड़ा जहन में बिठाने की कोशिश करना, एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में और हर चीज़ में फ़र्क आया। ये जो ट्रेड थी मैंने पहले बताया, सुबह के 8 बज रहे हैं, ये पीएम यहाँ पे शो हो रहा है बट इट इज़ 8:54 AM राइट नाउ। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, ये मेरा टाइम नहीं है ट्रेड करने का, बट स्टिल मैंने सिर्फ दिखाना था कि यार हो सकता है इसका एसएल पड़ जाए, बट ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं एक ट्रेडर हूँ, बिकॉज आई नो आई मैनेज माई बिल्स एंड आई मेक माई मनी, दैट्स इनफ फॉर मी। तो ये ट्रेड फेल होती है, चलती है, वी विल सी दैट। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सिर्फ सुबह सुबह फ्री हूँ, इसलिए मैंने अभी ये ट्रेड ली, बिकॉज ये मुझे अच्छी ट्रेड लग रही थी। अगर ये ट्रेड 6 बजे होती मेरे टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 9 बजे तक ये ट्रेड मुझे 300-400 पिप्स का प्रॉफिट दे के चली जाती, शायद उससे पहले ही दे जाती, या 9 बजे तक यहाँ तक आ जाती। दैट इज़ अराउंड अच्छे खासे पिप्स बनते हैं, लीव इट। तो ये मेरा टाइम नहीं था, बट स्टिल आई वांटेड टू शो यू गाइस। इसके तरीका यही है कि प्राइस आएगी आपके जोन में, प्राइस विक्स दे के होल्ड करना शुरू हो जाएगी, ऐसे होल्ड करेगी तो आपने ट्रेड ले लेनी है कहीं पर भी। इस होल्डिंग वाले सेक्शन के अंदर कोशिश करें नीचे से पकड़ें, नीचे से नहीं पकड़ी जा रही तो इधर बीच में से पकड़ लें, ज़्यादा ऊपर से ना पकड़ें। मैंने असल में टाइम में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने ऊपर से ट्रेड ली थी, बट असल मैंने पहले यहाँ पे रखा हुआ था अराउंड 10,
और उसके बाद ऐसे ट्रेल करके तकरीबन यहाँ पर कहीं पर मैंने रखा हुआ है फ़ोन से, अब देखूँगा तो पता लगेगा मुझे, थोड़े टाइम तक ब्रेक इवन भी कर दूँगा। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। दिल से दुआ है यार कि सारे सबको अल्लाह कामयाब करे जो जो वीडियो देख रहे हैं। और यू कैन रीच मी आउट एट व्हाट्सएप अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी बात पूछनी है, या अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और वीडियो बनाऊँ, किसी और टॉपिक्स पे बनाऊँ, कोई चीज़ अगर किसी की क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट्स के अंदर आप बताएं। इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो जो बंदा, मुझे 100 कमेंट आएंगे, 100 लोग वीडियोस का कहेंगे, मैं 100 लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। किसी को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई और कॉन्सेप्ट है जो मैं कवर करना भूल गया हूँ अपनी इस पूरी सीरीज़ के अंदर, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बताए, व्हाट्सएप कह रहा हूँ सॉरी, कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। एंड वंस अगेन, आई डोंट सेल एनी टाइप ऑफ कोर्सेज, आई डोंट हैव एनी पेड ग्रुप, मेरी तो कोई फ्री की कम्युनिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेरा इरादा है कभी सामने आने का या आगे आने का। यू गाइज ओनली नो मी एज समवन एज मैनेस्ट्रेट्स, नो वन नोज मी पर्सनली। तो बस दैट्स इट, दिस इज़ आवर फाइनल वीडियो एंड विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। बस हिम्मत नहीं हारनी, सारे लगे रहें और अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ गाइस।